मैं उठा और अपनी घर की दहलीज से निकल पड़ा। बेहद खूबसूरत दिन जिसको मैं और खूबसूरत बनाने जा रहा था। मुझे 4 लोगों से मिलना था, शुक्रिया भी कहना था और माफी भी मांगनी थी। वो कागज का पन्ना मैंने मोड़कर अपनी शर्ट की आगे की जेब में रख लिया, दिल के करीब। बात ही कुछ ऐसी थी उसमें। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। याद शहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी, कागज का पन्ना। दोस्तों, याद शहर में अक्टूबर का महीना बड़ा खूबसूरत होता है, और ये मैं इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूं क्योंकि अक्टूबर में आज ही के दिन मेरा जन्मदिन है। अक्टूबर की अदा ही कुछ निराली है। मौसम हल्की हल्की ठंड लपेटे फिरता है। ऊंचे पेड़ों से पत्ते टूटकर हवा में तैरते चले आते हैं, जैसे सैकड़ों पैराशूटों पर हंसते हुए बच्चे हवा को चीरते हुए नीचे चले आ रहे हों। 35 अक्टूबर देख चुका हूं मैं याद शहर में। यहीं जन्म हुआ, यहीं बड़ा हुआ, यहीं पापा ने छोटी सी साइकिल खरीदी, यहीं धीरे धीरे साइकिल को सहारा देकर मुझे चलाना सिखाया। यही वो शहर है जहां कॉलेज में क्लास बंक किए, बड़े बड़े सपने देखे, कंपटीशन में निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये सोचकर खून जलाया। पहली बार यहीं प्यार हुआ, यहीं दिल टूटा। यही वो शहर है जहां गर्मियों की छुट्टियों में सुबह लायंस क्लब में डरते डरते पहली बार स्विमिंग सीखने गए। बटरफ्लाई स्ट्रोक तो सीख लिया, लेकिन उसके आगे जिंदगी में जो बहुत लंबी रेस आने वाली थी उसमें पीछे पड़ गया। हाँ दोस्तों, मुझे कोई शर्म नहीं है ये मानने में कि मैंने कुछ ऐसे लोगों का भी दिल दुखाया है जो मुझे खुद से ज्यादा चाहते थे। हम कई बार वो इंसान बन जाते हैं जो अगर कभी सड़क पर चलता हुआ मिल जाए तो हम उसे नफरत भरी नजर से देखते हैं। मैं आज तक यही सोचता था कि वो आईना अब तक इजाद ही नहीं हुआ जिसमें हम खुद को ऐसे देख सकें जैसे दूसरे देखते हैं। लेकिन कल शाम मुझे एक कागज का पन्ना थमाया गया और उसको अपनी मेज पर रखकर मैंने अपने सादे से घर में चारों ओर देखा तो पता चला कि अरे, वो आईना तो यहीं सामने पड़ा है। और तो और वो आईना मुझे देखकर कह रहा है कि हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे जिंदगी का आखिरी दिन हो। वक्त के इस आईने में मेरा चेहरा कुछ खुरदुरा सा लग रहा था, और फिर आईने से जैसे मेरा चेहरा गायब हो गया और कोई और चेहरा दिखने लगा। मैं उठा और अपनी घर की दहलीज से निकल पड़ा। बेहद खूबसूरत दिन जिसको मैं और खूबसूरत बनाने जा रहा था। मुझे 4 लोगों से मिलना था, शुक्रिया भी कहना था और माफी भी मांगनी थी। वो कागज का पन्ना मैंने मोड़कर अपनी शर्ट की आगे की जेब में रख लिया, दिल के करीब। बात ही कुछ ऐसी थी उसमें। मैं रिक्शे से नेहरू नगर में अपने स्कूल के सामने से गुजर रहा था। वही स्कूल जहां क्लास में शैतानियां करने पर मैंने पीटी टीचर मिस्टर मौर्य से छड़ी खाई थी। वही स्कूल जहां एग्जाम के बाद अपना खराब रिपोर्ट कार्ड लेकर मैं रोता हुआ दीवार के बाहर खड़ा था। एक गैर जिम्मेदार शराबी पिता का नाकारा बेटा। उस नाकारा बच्चे को उस रोज दीवार के बाहर खड़े रोते देखकर रिक्शे से घर जाती एक महिला रुक गई थी। मिसेस श्रीवास्तव, मेरी क्लास टीचर। मैं उसी सड़क पर खड़ा था जिस पर उस रोज मिसेस श्रीवास्तव मुझे रिक्शे में लेकर अपने घर आई थी। 1073 तीन मूर्ति लेन। घर पर लाल रंग का ठंडा शरबत पिलाया था और मेरे सर पर हाथ रखकर पूछा था, बेटा सच बताओ, तुम इतने तेज हो तब भी इतने खराब नंबर क्यों लाते हो? मैंने
दरवाजे पर घंटी बजाई। रहने वाले का नाम लिखा था अतुल श्रीवास्तव। दरवाजा खुला, एक छोटा सा लड़का आया। मैंने कहा, मिसेस श्रीवास्तव। लड़के ने कहा, आप जरूर राकेश होंगे, आपके बाएं गाल पे तिल है ना? दादी बहुत बातें करती थी आपकी, ऊपर है। कुछ मिनटों बाद मैं बिस्तर के किनारे आंखें बंद किए असहाय लेटी एक बुजुर्ग महिला को देखते हुए खड़ा था। मैंने कहा, मैम। उन्होंने आंखें खोली, मुझे देखा, कुछ नहीं बोली। उस छोटे से लड़के ने कहा, दादी को 2-3 महीने से कुछ याद नहीं रहता, किसी को नहीं पहचान पाती, बस मुझको पहचानती हैं। मैं उनके बगल में बैठ गया और बोला, मैम मैं वही लड़का हूं जो 25 साल पहले आपको स्कूल के बाहर रोता हुआ मिला था। वो जिसको आपने इतने साल उसके शराबी पिता के निकम्मेपन से बचाए रखा, मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाया, अच्छा इंसान बनना सिखाया। हम स्टूडेंट्स अक्सर अपने टीचर को भुला देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं मैम, थैंक यू। आपने एक नाकारा लड़के को किसी लायक बना दिया। श्रीवास्तव मैम ने न जाने मुझको सुना कि नहीं, पर यह जरूर लगा कि मेरा हाथ उन्होंने हल्के से भींच लिया। मैं उनके पांव छूकर अपने अगले पड़ाव की ओर चल पड़ा। अभी वो कागज का पन्ना थामे 3 और लोगों से बात करनी थी, कुछ कहना था। मैं फिर से चल पड़ा। 5 किलोमीटर दूर सादिक नगर में पार्क के किनारे कोने वाले प्लॉट में खड़े उस क्रीम रंग के मकान की ओर जहां मैंने प्यार करना सीखा था, उर्वशी के घर। कॉलेज में संग पढ़ती थी और वो मेरे बगल में बैठती थी। उसके बालों में लगे फूलों की खुशबू पॉलिटिकल साइंस के बोरिंग लेक्चर को और भी खूबसूरत बना देती। एक दिन मैंने पलटकर उससे कहा, हेलो उर्वशी। उसने मुझे देखा था, आंखों में कुछ शर्म थी, कुछ लिहाज। पर जाकर मैंने अकेले में राकेश वेड्स उर्वशी और उर्वशी वेड्स राकेश दोनों लिखकर देख लिया था कि कौन सा देखने में बेहतर लगता था। जब वक्त आया तो देखा कि गोल्डन बॉर्डर वाले उसके सफेद कार्ड पर उर्वशी वेड्स राकेश ज्यादा अच्छा लग रहा था। हम बेहद खुश थे। जेब छोटी थी पर दिल बड़ा। और वही प्यार सबसे खूबसूरत प्यार होता है। जैसे जैसे जिंदगी में हम ऊंचा उड़ते हैं, वैसे दूरियां भी बढ़ती जाती हैं। मुझे याद है जिस दिन हमने पहली गाड़ी ली थी और उसकी बैक सीट पर बैठे थे, तब तक हमारी सीटों के बीच ही नहीं, हमारे रिश्तों के बीचों बीच भी बहुत बड़ा फासला आ चुका था। एक ऐसा हादसा हो चुका था जिसने हमारी शादी को पल भर में तोड़ डाला था। मैंने सादिक नगर में पार्क के सामने क्रीम कलर के मकान विद्या सदन का दरवाजा खटखटाया। उर्वशी के माता पिता गुजर चुके थे। वो अब यहां अकेली रहती थी। उसने दरवाजा खोला और 7 साल के बाद अपने पूर्व पति को अपने दरवाजे पर देखकर चौंक गई। घर आए मेहमान का अपमान करना सीखा नहीं था उसने, तो मुझे बिठाया, पानी दिया, हालचाल पूछा। 15 मिनट के शिष्टाचार के बाद मैंने कहा, उर्वशी तुम हमेशा शक करती थी ना कि मैं सपना से प्यार करता था। मैंने हमेशा इससे इनकार किया, शादी तोड़ दी। और आज कहने आया हूं कि ये सच था। मैं ही हूं जिसने तुम्हारे प्यार को बेइज्जत किया, तुमको धोखा दिया। माफ तो शायद नहीं कर पाओगी, लेकिन माफ करने की कोशिश करना। मैंने कागज के पन्ने को हाथ में लिया और दरवाजे से निकल पड़ा।
उर्वशी मुझे देखती रही। अब मुझे 2 और लोगों से जाकर कुछ कहना था। अब तक 1 बज चुका था। भूख सी लग रही थी। मैंने ऑटो रिक्शा पकड़ा और शहर के दूसरे कोने में धोबी तालाब के पास चलने के लिए कहा। ऑटो रिक्शा वाले ने भजन चला रखा था, हमको मन की शक्ति देना। पलटकर बोला, बंद कर दूं क्या सर? मैंने कहा, नहीं नहीं, चलने दो, अच्छा है। कई गानों से किसी पुराने वक्त का लम्हा जुड़ा होता है, जैसे एक सीडी का कवर बन जाता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। हमको मन की शक्ति देना, इस गीत के साथ मेरे बचपन की 2 पहरें जुड़ी थीं, जब एक डरा सहमा सुबह सुबह पिता से पिटा हुआ लड़का मैं आया के सामने खड़ा होता था। पिता ने कई बरस से 1 रुपया भी नहीं कमाया था, तो मां ने एक ऑफिस में नौकरी कर ली थी। जब मेरी मां हमारे लिए रोटी जुटा रही थी, तो मेरी दूसरी मां आई थी घर पर, आया, मरियम। वो काले लंबे कंघे से मेरे बाल बनाती थी, मुझे भगवान राम और ईसा मसीह के किस्से सुनाती थी, अपने हाथों से दाल चावल और थोड़ा सा नींबू का अचार खिलाती थी। शाम को पार्क में मेरी पीली फुटबॉल लेकर खेलने ले जाती थी, और जब बाकी बच्चे ए शराबी का बच्चा, शराबी का बच्चा कह के मेरा मजाक उड़ाते थे, तो खुद ही अपने छोटे से पांव से फुटबॉल को मारकर कहती थी, काका चलो बॉल पकड़ो, चलो पकड़ो। ऑटो रिक्शा रुका। मैं लोहे का छोटा सा दरवाजा खोलकर अंदर गया। कब्रिस्तान में दूर तक बस एक केयरटेकर दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, मरियम की कब्र कहाँ है? वो बोला, मरियम नौकरानी, तुम बेटे हो उसके? उसको मैंने कहा, हाँ बेटा हूं। वो मुझे पौधों के पीछे कब्र के पास ले गया। मुझे ट्यूशन के लिए तैयार करके मरियम काकी सो गई थी, थक गई होंगी। अपनी सारी जिंदगी मेरी टूटी हुई जिंदगी के टुकड़ों को बटोर कर रखने में जो लगा दी। मैंने गुलाब के 5 फूल कब्र पर रखकर मन ही मन कहा, मरियम काकी हमेशा तुमसे झगड़ा किया, तुमसे रूठा रहा, दाल चावल जमीन पे फेंक दिए, तुमको नौकरानी समझा। तुम नहीं होती तो मैं आज शायद ड्रग्स और शराब के नशे में होता। थैंक यू मरियम काकी, आई एम सॉरी। मैं कागज का मुड़ा हुआ पन्ना लेकर उठा और बाहर चल दिया। एक आखिरी मुलाकात बाकी थी। अब तक सचमुच बहुत ज्यादा भूख लग चुकी थी। 2:30 बज गए थे। बचपन से मैं ज्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता हूं। कुछ आदत ही ऐसी डाली थी मरियम काकी ने। लेकिन एक चीज थी जो मैं मरियम काकी के हाथ की कभी नहीं खा पाता था, राजमा चावल। वो तो मां का स्ट्रांग पॉइंट था। मां कई सालों से मेरे साथ नहीं रहती थी। खुददारी कूट कूट कर भरी है उनमें। उस दिन मां ने मेरी बीवी को कुछ कहते सुन लिया था, और उन्हें लगा था कि वो उस घर पर मेरे पिता के जाने के बाद एक बोझ बन गई थी। जो औरत अपने निकम्मे पति पर आज तक बोझ नहीं बनी, वो अपनी बहू पर बोझ कैसे बन सकती थी? अपने भाई के घर चली गई थी, शास्त्री नगर में। बाप का साया बचपन से मिला नहीं था, और मां रोजी रोटी की जद्दोजहद में मेरे साथ कम ऑफिस में वक्त ज्यादा बिताती थी। मैं माँ बाप का प्यार ठीक से कभी महसूस ही नहीं कर पाया था। जिंदगी की भावनाओं से विरक्त, इमोशनलेस बन गया था मैं ऐसे ख्याल से खुश था कि मेरी तकलीफ भरी खातिरदारी से दूर माँ मामा जी के घर आराम से तो रह रही थी। आज उसी दरवाजे पर पहुंच गया था मैं।
दरवाजा खुला। माँ को पिछली बार दिवाली पर देखा था, तब से अब तक चश्मा लग गया था। साड़ी के छोर में गांठ बंधी थी। पुराने जमाने का, मोबाइल फोन से पहले के दिनों का, हमारे बुजुर्गों का ट्राइड एंड टेस्टेड रिमाइंडर लगाने का सिस्टम है ये, साड़ी में गांठ बांधना। माँ कुछ देर खामोशी से देखती रही। बोली, मिल गई फुर्सत, आज जन्मदिन है तेरा। गांठ इसलिए लगाई थी कि शाम को मंदिर में जाके 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूं। मैंने कहा, माँ बहुत भूख लगी है, राजमा चावल खाने आया हूं और ये कहने आया हूं, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की, जो इतने साल में नहीं कह सका वो आज कहने आया हूं। मुझे माफ कर देना माँ। 1 घंटे बाद राजमा चावल खाकर और माँ से लंबी उम्र और नई बीवी जल्दी मिल जाने का आशीर्वाद लेकर मैं निकल पड़ा। अब बस एक आखिरी काम बाकी था। मेरी जिंदगी के 4 सबसे अहम लोगों की दहलीज पर मैं जा चुका था। ये वो बातें थीं जो न जाने कब से मैं टाल रहा था। कोई न कोई बहाना करके, कैसे भी खुद को भ्रम देकर। मुझे लगता है कि जिंदगी भर में जितने लोग हमको मिलते हैं, जिनसे हमारा कुछ भी नाता, कोई भी वास्ता होता है और हमें उनसे रिश्ता बनाए रखना होता है, उनमें सबसे कठिन होता है खुद से रिश्ता बनाए रखना। बड़े टेढ़े आसामी होते हैं हम लोग तब जब आईने में खुद के सामने खड़े होते हैं। लेकिन आज मैंने सारी जिद, सारी झिझक, सारी बेईमानी और खुद से बोले सारे झूठ और बेड़ियां सब तोड़ डाले थे, जिनका बरसों से सामना करने से मैं कतरा रहा था, जिनसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में घबरा रहा था, जिन्हें मेरी टूटी बिखरी हुई जिंदगी बटोर कर मेरे पास लाने के लिए शुक्रिया नहीं कह पा रहा था, उनसे आज शुक्रिया कह पाया था। हम रेस्टोरेंट में वेटर को नैपकिन हमारी प्लेटों पर रखने के लिए थैंक यू तो बोल देते हैं, लेकिन उस माँ को कभी थैंक यू नहीं बोलते जो आज तक नहीं भूली कि हमें कब भूख लगी होगी, कब हमें दवा खानी है। उस पत्नी को कभी सॉरी नहीं बोल पाते जिसका दिल जाने अनजाने कितनी बार हमने दुखाया होगा। उस टीचर को कभी थैंक यू नहीं बोल पाते जिसने 3, 5, शायद 10-15 हजार रुपए के लिए अपनी जिंदगी हमको पढ़ाने में गुजार दी। लेकिन मैंने आज सारी उधारी चुका दी। अपनी नजर में थोड़ा सा बेहतर इंसान बन गया हूं। यह है वो कागज का पन्ना जिसको लिए मैं सुबह से घूम रहा हूं। वक्त के आईने ने मुझसे आंखों में आंखें डाल के सुबह कहा था ना कि जिंदगी का हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे जिंदगी का आखिरी दिन हो। आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल शाम ये कागज का पन्ना मिला। डॉक्टर की रिपोर्ट है। मुझे एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जो मुझे जीने के लिए सिर्फ कुछ महीने देना चाहती है। मैंने फैसला किया है कि वो अपनी मेहरबानी अपने पास ही रखे। मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं। खुदकुशी गैर कानूनी है, मैं जानता हूं। सजा का इंतजार करूं? ये लगा लिया है इंजेक्शन। ये केमिकल करीब 10 मिनट में मुझको मार देगा। मुझे याद रखिएगा और हो सके तो जिंदगी में हर रोज एक ऐसा अच्छा काम जरूर करिएगा कि बाद में कोई थैंक यू बाकी न रह जाए, कोई सॉरी बाकी न रह जाए।
बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी लिखी कहानी कागज का पन्ना। इस कहानी को और ऐसी और बहुत सी सैकड़ों और कहानियों को, कविताओं को, न जाने कितने और गीत, गजल, इंटरव्यू देखने सुनने के लिए मेरा जो YouTube चैनल है जहां आप इस वक्त हैं, उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और एक बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कुछ नया अपलोड करूं आपको तुरंत पहुंच जाए। इस कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर अच्छी लगे। अगर मुझसे सीधा संपर्क स्थापित करना है तो बहुत बढ़िया सा शॉर्टकट है, किसी को बताइएगा मत। वो शॉर्टकट है www.turnslow.com turnslow.com। वहाँ एक DM to NM नाम से सेक्शन है, डायरेक्ट मैसेज टू नीलेश मिश्रा। वहाँ पर एक मैसेज लिखिए, वो सीधा मुझ तक पहुँचेगा। इसके अलावा ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर मेरे हैंडल्स हैं नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। अभी चलता हूं। मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी और क्या इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया। डायरेक्ट मैसेज भेजिएगा मुझको। और अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, यहीं याद शहर में।